CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं मुआवन खसूसी इत्तलाआत व खसूसी इक़दामात पंजाब हसन खवर। उनसे मुलाकात के लिए हम डिफेंस लाहौर में वाक़े उनकी रिहाइश का पहुँचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। हसन साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, सुबह तो हमेशा अच्छी होती है माशाल्लाह। ये बताएं कि क्या ये इस सीट की कोई ख़ास रिक्वायरमेंट है? आपके जो पेशरो थे फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, वो अपनी चाय खुद बनाया करते थे, बल्कि मेहमानों को भी खुद चाय बना कर देते थे, और आप अपनी कॉफ़ी खुद बनाते हैं। देखिए, हो सकता है, लेकिन मुझे तो ये लगा ये बात सुन के कि इसका मतलब है कि मुझे कुछ आगे जाना है। मुझे मेहमानों की कॉफ़ी भी अब खुद बनानी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। आपका संजीदा मिजाज और नपातुला अंदाज़े गुफ्तगू देखकर तो ऐसे लगता है कि जैसे आप बहुत डिटरमिन्ड हैं, जो बात एक बार आप तय कर लेते हैं फिर उस पर डट जाते हैं। रिजॉल्व तो है मेरे में, डिटर्मिनेशन भी है, लेकिन हट धर्मी नहीं है। मैं समझता हूँ कि इंसान को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कोशिश करता हूँ कि सुनने पे ज़्यादा तवज्जो दूँ और बोलूँ तब जब बोलने की ज़रूरत हो। आपकी बज़ाहिर बड़ी कैलकुलेटेड सी पर्सनैलिटी है। ज़ाती ज़िंदगी में किस हद तक कैलकुलेशन पर चलते हैं? जो लोग मुझे जानते हैं वो कहते हैं कि मैं रिस्क लेना पसंद करता हूँ और काफ़ी डेयरिंग स्टेप्स मैं अपनी ज़िंदगी के हवाले से ले लेता हूँ। तो शायद ये अंदाज़ ज़्यादा है और लाइफस्टाइल कम। आप न सिर्फ खुद आला तालीम याफ्ता हैं, बल्कि आपका घराना भी तालीम और सहाफ़त के मैदान में बड़ा नुमायाँ मुकाम रखता है। बचपन में आपके इर्द गिर्द का वो कैसा माहौल था जिसने ये शख्सियत साजी में मदद की? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। मैं समझता हूँ कि मुझे शेप करने में मेरे बचपन का बड़ा किरदार था। मैं अपने नाना और नानी के काफ़ी करीब था और उनका जो पूरा ख़ानदान था ननियाल, वो बड़ा पढ़े लिखे लोगों का ख़ानदान था। तो मेरे जो परनाना थे उनका एक अखबार था इनकलाब, और वो और मौलाना ग़ुलाम रसूल महर सालिक साहब और महर साहब की जोड़ी थी। मेरे नाना जो थे वो मैस कम्युनिकेशन का जो शोबा सहाफ़त यानी कि था पंजाब यूनिवर्सिटी का, उसके बानी थे और उन्होंने 100 से ज़ायद किताबें लिखी थी। तो हमें याद है कि वो अपनी स्टडी में बैठ के रोज़ सुबह एक कॉलम लिखते थे अफ़कार व हवादिस के नाम से, और हमारे घर में हर जगह किताबें थी। ग़ालिबन 10,000 के करीब किताबें हमारे घर में थी। दूसरा ये था कि हमारे घर में हर वक्त सियासत, अदब, ये बात होती थी। मैगज़ीन्स आते थे। मुझे याद है कि बचपन में नकूश मैगज़ीन था, बड़ा अदबी। मैं वो भी बचपन में जो समझ आती थी वो भी पढ़ लिया करते थे। मुझे याद है कि ये जो कर्नल अमजद उनके बड़े दोस्त थे जो मुशाहिद हुसैन साहब के वालिद हैं, और कर्नल अमजद साहब जब आते थे तो वो हफ्तावार उनकी नशस्त होती थी और सियासत पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू होती थी। तो वो मेरा ख्याल है सब ट्रेनिंग का पार्ट था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुझे और मेरे बड़े भाई को लेके मेरे नाना हर 15 दिन के बाद फ़िरोज़ हंस जाते थे और हमारा एक बजट तय था और हम वो किताबें लिया करते थे। तो कुछ साल के बाद फ़िरोज़ हंस की जो बच्चों की किताबें थी वो ख़त्म हो गई, फिर हम बड़ों की किताबों पर शिफ्ट हो गए। तो वो सिलसिला जो था पढ़ने लिखने का, वो पूरा बचपन जो था वो जारी रहा। फैमिली में अगर इतने एजुकेटेड और क्वालिफाइड लोग हों तो एक प्रेशर तो ज़रूर होता है कि मुझे कुछ ऐसा बनना है कि सब उस पर फ़ख्र कर सकें। प्रेशर नहीं था जी, ये ओल्ड स्कूल का हमारा जो घर था ना, वो था जो ओल्ड स्कूल था ना, उसमें एम्बिशन कम था, उसमें इल्म और अदब की बड़ी हैसियत थी। लेकिन उस ज़माने में अगर आपको याद हो, आज से 40-50 साल पहले दौलत को भी बुरा समझा जाता था। अब जो कैपिटलिस्ट वैल्यूज़ हैं, और मैं नहीं समझता कि अगर अच्छा हलाल तरीके से आपने पैसा कमाया तो उसमें कोई बुराई है, लेकिन उस ज़माने की वैल्यूज़ और थी, एम्बिशन ज़रा कम था। ये वैल्यू सिस्टम उस वक्त बड़ा स्ट्रॉन्ग था, ना सिर्फ मैं समझ हमारे घर का बल्कि माशरे का भी। तो उसमें काफ़ी तब्दीली आई है। जो वालदा थी अभी भी माशाल्लाह हयात है, वो बड़ा पढ़ी लिखी खातून थी और उन्होंने भी मैथ्स कॉम में किया। उससे पहले कॉन्वेंट से सीनियर कैम्ब्रिज किया, फिर कॉलेज, फिर मैथ्स कम्युनिकेशन, गोल्ड मेडलिस्ट, APP में भी रही, पाकिस्तान टाइम्स के लिए लिखती भी रही। तो वो उनका भी बड़ा असर था इस वैल्यू सिस्टम को कल्टिवेट करने में। सिविल सर्विस में कैसे आए और फिर अर्ली रिटायरमेंट क्यों ले ली? बेसिकली मेरी जो सारी जम पल है वो लाहौर की है। मेरी जो स्कूलिंग थी वो भी लाहौर की थी। गवर्नमेंट कॉलेज से उसके बाद मैंने FSC की और मैं ओल्ड रावियन हूँ। उसके बाद UET से मैंने इंजीनियरिंग की, और जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मुकाबले का इम्तिहान देना चाहिए। तो मैंने प्राइवेटली BA का इम्तिहान दिया और मैं इंजीनियरिंग के तीसरे साल में था कि मैंने CSS का इम्तिहान दे दिया। जब CSS का इम्तिहान दिया तो 7 फाइनल ईयर के पेपर इंजीनियरिंग के आ गए, वो भी दिए और CSS में 7वीं पोजीशन आ गई।
तो वो जैसे ही इंजीनियरिंग साथ ख़त्म हो रही थी, साथ में सिविल सर्विसेज एकेडमी शुरू हो रही थी। सिविल सर्विसेज मैं समझता हूँ बहुत ही शानदार इंस्टीट्यूशन है, लेकिन जिस चीज़ का मुझे शुरू में अंदाज़ा हो गया, गुजारा नहीं होना इस तनख्वाह में तो फिर मैंने कहा कि नहीं, कहीं प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना पड़ेगा। और जाहिर है कि मिडिल क्लास से ताल्लुक़ था, तो कोई ऐसा नहीं था कि कोई आमदन के बहुत सारे ज़राए हों। फिर मैं MBA करने बाहर गया, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका गया, MBA किया वहाँ से। फिर वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से, हार्वर्ड से एग्जेक्टिव एजुकेशन भी ली, और काफ़ी चीज़ें, फिर दुनिया में फिरता भी रहा, काफ़ी फिरा दुनिया में, और कई जगह काम भी किया, और इंटरनेशनल डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी काम किया, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म पे काम किया। तो सरकार को, हुकूमत को, गवर्नमेंट की मशीनरी को मैंने सिविल सर्विस की साइड से भी देखा, बाहर से भी देखा, डेवलपमेंट इदारों की साइड से भी देखा। तो हर तरह से मैंने हुकूमत की कारकर्दगी को देखा हुआ है। आप काफ़ी अरसे से प्राइवेट सेक्टर में, कारपोरेट सेक्टर में परफॉर्म करते रहे हैं मुख्तलिफ शोबों में। अभी उस्मान बुज़दार साहब ने आपको अपना मुआवने ख़ुसूसी बराए इत्तलात और ख़ुसूसी इनिशिएटिव्स भी मुकर्रर कर दी। तो ये जो ओहदा है, इसको आप अपने लिए कितना चैलेंजिंग समझते हैं? देखिए, ओहदा तो चैलेंजिंग है ये, और चैलेंजिंग इसलिए है कि इस ओहदे के अंदर आपने हुकूमत के हर पहलू को, हर काविश को उजागर करना होता है, और जाहिर है कि ये एक मुश्किल काम है। लेकिन इसके अंदर एक मिशन भी है, और वो ये है कि जब आप पाकिस्तान के पिछले 70 साल देखते हैं और इस हुकूमत को देखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ सही लेकिन मुश्किल रस्तों का इंतखाब किया है। पाकिस्तान के अंदर कोई 20-22 IMF के प्रोग्राम्स आ चुके हैं। हर दफ़ा जब IMF का प्रोग्राम आता है तो वो आपका फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल करता है। जैसे ही IMF मुल्क से बाहर जाता है, प्रोग्राम ख़त्म और हम दोबारा पुरानी रविश पे आ जाते हैं, ख़जानों के मुंह खोल देते हैं, इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, वही रिजर्व जो हम बिल्ड कर रहे होते हैं वो नीचे जाना शुरू कर देती हैं। जब अगली हुकूमत आती है तो उसके लिए एक कर्जे का, डेफिसिट का अंबार खड़ा होता है। और अब जब हम आने वाले थे इस हुकूमत में, ये भी नहीं पता था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी। तमाम लोग कह रहे थे कि IMF का अगला प्रोग्राम तैयार खड़ा है। इस मौके पे ये कोशिश करना कि हम इस पैटर्न को रिपीट ना करें, इस इलेक्शन इकॉनमी से निकलें, इस तरफ जाएं कि हम अगली आने वाली हुकूमतों के लिए एक और IMF प्रोग्राम की ज़रूरत ना करें या ना रखें, ये मुश्किल अमर है। इसके लिए हुकूमत को भी तकलीफ़ उठाना पड़ती है, लोगों को भी समझाना पड़ता है, चीज़ों की कीमतें भी बढ़ानी पड़ती है। तो ये एक मुश्किल अमर है। लेकिन अगर हमने कौम को एजुकेट ना किया तो हम इस दलदल में धंसते जाएंगे, और इस दलदल में हमने कौम को धंसने नहीं देना। यही हमारा मिशन है, और मैं समझता हूँ कि इसको डिफेंड करने में जितनी भी मेहनत लग जाए, जो भी करना पड़े, इट इज़ वर्थ इट। वैसे तो आपकी ट्रेनिंग ब्यूरोक्रेट की है, लेकिन अब आपको अहम सियासी और अवामी ओहदों पर डिलीवर करना है। इसको आप अपने लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी समझते हैं? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी। मेरे लिए बाइस फ़ख्र है कि मुझे वज़ीर आला साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने इस ओहदे का अहल समझा। लेकिन हमारी ट्रेनिंग जो होती है ना, वो सिर्फ ज़िंदगी के एक फेज़ से नहीं होती। हमारी ट्रेनिंग एक शहरी होने की भी होती है, एक बाप बनने की भी होती है, एक बेटा बनने की भी होती है, एक भाई बनने की भी होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे हुकूमत, उसकी पॉलिसीज़, उसकी फंक्शनिंग, उसकी वर्किंग के बारे में कई तरह का पर्सपेक्टिव हासिल है। अब ज़रूरत इस बात की है कि उस पर्सपेक्टिव को हमने एक ऐसी फॉर्म में लाना है जो आवाम को समझ आए, उन तक पहुंचाना है, और उनको एजुकेट करना है हुकूमत की पॉलिसी के बारे में कि हुकूमत की पॉलिसी कैसे बनती है, मुश्किल फ़ैसले क्यों लिए जाते हैं, और उनका लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदा है। जब आपको ये ओहदा मिला तो मीडिया में बहुत सी चहमगोइयाँ हो रही थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो आपसे वाकिफ़ नहीं थे। ये जो सीट है, इससे पहले 7 बरतरफियाँ हो चुकी हैं, तो क्या जो आपके पेशरो थे वो क़यादत उनसे कोई खुश नहीं थी? बचपन में जब हम कहानियाँ पढ़ते थे जिनों और परियों की, तो उसके अंदर एक इस्तिलाह यूज़ की जाती, उसमें ज़िंदगी के लिए बड़े सबक है। वो जब किसी शख्स को भेजा करते थे कोकाफ में, तो वो कहते थे कि तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखना, अगर पीछे मुड़ के देखा तो तुम पत्थर के बन जाओगे। उसकी वजह यह है कि जो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं, माजी का बैगेज भी होता है, माजी की कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। हमने ओवर एनालिसिस में नहीं जाना। अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमने आगे देखना है, अगर हमने रुकना है तो हमने पीछे देखना है। मेरा ज़ाती तौर पर हमेशा ये असूल रहा है, माजी से सीखें ज़रूर, लेकिन माजी में इतना गुम ना हो जाएं कि पैरालिसिस बाय एनालिसिस हो जाए। इसलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। आपकी तैनाती के बाद फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने यह कहा कि वो बिल्कुल बेखबर थे, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया गया। तो क्या आपको इस बात का पता था कि आप फ़याज़ुल हसन चौहान साहब को रिप्लेस करने वाले हैं, या आप भी बेखबर थे? जी, मेरा जब इंटरव्यू हुआ तो जाहिर है कि उसके बाद मुझे पता था कि ये किस ओहदे के लिए है, और उसके बाद जब मुझे ये पेशकश की गई और मुझे ऑनर किया गया तो मैंने एक्सेप्ट की। लेकिन मैं उस वक्त हुकूमत का पार्ट तो नहीं था, तो जाहिर है कि मेरे इल्म में नहीं था कि हुकूमत में किसको ये बात मालूम है, किसको नहीं है। तो उस पर तो शायद मैं कॉमेंट नहीं कर सकता,
लेकिन मैंने जो देखा कि मेरे जो पेश रो थे, फ़याज़ चौहान साहब थे, फिरदौस आशिक अबान साहिबा थी, और भी लोग थे, मैं समझता हूँ हर एक ने अपनी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से, अपनी बिसात के हिसाब से पार्टी की भी खिदमत की है, हुकूमत की भी खिदमत की है, कई काम बड़े अच्छे तरीके से भी किए हैं। और मैं हमेशा ये अपने जो मेरी टीम है उनसे भी बात करता हूँ, मैंने उनको ज़ाहिर देखा भी था उस वक्त, तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जो उनकी स्ट्रेंथ्स है उनसे भी सीखा जाए, कि बहरहाल वो बड़े पॉपुलर ये दोनों पर्सनैलिटीज़ थी। हसान खावर के बेटे रेयान हसान से भी दिलचस्प गुफ्तगू हुई। सर, बेटे का ज़रा तारुफ तो करवाएं ना। जी, ये मेरा सबसे बड़ा बेटा है, रेयान है, और ये लम्स में पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है। और इससे जो इसका छोटा भाई है इब्राहिम, वो यूएस में पढ़ रहा है, उसको इस साल हम छोड़ के आए हैं यूमास हैमर्स से, वो भी कंप्यूटर साइंस में अपनी डिग्री कर रहा है। और तीसरा जो है वो इनसे काफ़ी छोटा है, वो अभी 10 साल का है, और वो इस्लामाबाद में है। क्योंकि आपको पता है मैं तो इस्लामाबाद में पिछले 10 साल से रह रहा था, तो अब लाहौर आ गया हूँ, तो वो अभी इस्लामाबाद में है। तो ये 3 माशाल्लाह बच्चे हैं। कैसे हैं रेयान? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके बाबा एक कामयाब प्रोफेशनल हैं, बचपन से अब तक उनसे क्या सीखा? मुझे लगता है काफ़ी वेज़ में मेरे लिए एक आइडल रहे हैं, और काफ़ी चीज़ें जो मैंने सीखी हैं। एक तो वही डिटर्मिनेशन की बात, जो भी काम करना है उसमें अपना 100% देना है। लेकिन एट द सेम टाइम जो बाबा हैं उन्होंने यही सिखाया है कि अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहिए, कभी किसी तरह का प्रेशर नहीं फील हुआ पढ़ाई का या किसी और चीज़ का। और भी बड़ी चीज़ें सीखी है। मेरा ख्याल है बाबा बड़े खुले दिल के इंसान हैं, जेनरोसिटी जो है उनसे काफ़ी सीखी है। उन्हें सिखाया है जो आप लोगों को देते हो वो आपको 10 गुना वापस मिलता है, और इस तरह के काफ़ी लेसन्स हैं जो मेरा ख्याल है बाबा से सीखे हैं मैंने। बीइंग फादर कैसे हैं? कोशिश करते हैं कि टाइम दें। आजकल भी काफ़ी बिजी होते हैं, लेकिन हमेशा कुछ टाइम निकालते हैं मेरे लिए। यूनिवर्सिटी वगैरह पूछते हैं, दोस्तों का पूछ लेते हैं कि सब ठीक जा रहा है। आपकी जितनी ज़्यादा मसरूफियत होती है तो फैमिली के लिए क्वालिटी टाइम कैसे मैनेज करते हैं? एक तो मैंने पिछले कुछ साल से ये सिलसिला शुरू किया कि जी साल में एक दफ़ा 2-2.5 हफ्ते छुट्टी लेके तो कहीं जाना ज़रूर है। उसमें फिर काफ़ी बॉन्डिंग फैमिली के साथ हो जाती है, बच्चों के साथ आप फिरते हैं, मुख्तलिफ नई जगह देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, एडवेंचर होता है। फिर ये था कि वीकेंड्स के ऊपर कभी इकट्ठे हम ब्रंच के लिए चले गए या कभी डिनर के लिए चले गए, तो वो भी था। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, इनकी मेहरबानी है कि समझने में टाइम देता हूँ, कि मैं ज़ाती तौर पर हमेशा वक्त के साथ स्ट्रगल करता रहा हूँ। क्योंकि इधर आने से पहले भी ज़ाहिर है कि मेरे प्रोफेशनल एक एक्टिविटी भी थी, उसके अलावा मैं वीकली कॉलमनिस्ट भी था एक अखबार के साथ, और भी कुछ ना कुछ मीडिया के साथ एंगेजमेंट रहती थी, कुछ रिसर्च के ऊपर भी था फोकस। कई चीज़ें ऐसी थी जो बड़ी कंपीटिंग प्रायोरिटीज़ थी। लेकिन अब इस जगह पे आके तो मुझे लगता है कि वक्त बिल्कुल मैनेज करना मुश्किल हो गया है। सबसे जो बड़ी स्ट्रगल है वो ये है कि मैं जिम रेगुलर सुबह उठ के सबसे पहले जिम जाता हूँ। अब 1 महीने से मैं जिम नहीं गया, और बच्चे भी ज़ाहिर है मैं समझता हूँ कि वो उतना टाइम नहीं दे पा रहा जो देना चाहिए। बाबा किस बात पर गुस्सा ज़्यादा करते हैं? मेरा ख्याल है ओवर द इयर्स पढ़ाई के ऊपर काफ़ी क्लैशेस हमारे हुए, और बस वही मुझे लगता है कभी कभी ज़रा ज़्यादा ही उन्हें प्रेशर किया हुआ है। लेकिन बस यही है कि वो चाहते हैं कि मैं पढ़ाई में ठीक कर लूँ, मैं पढ़ाई वगैरह कर लूँ। मैं समझ सकता हूँ, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मेरे ख्याल है उसी के ऊपर ज़रा ज़्यादा हमारे हुए। बच्चों से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? बच्चों से जी एक्सपेक्टेशन बड़ी सादा सी है पर मुश्किल है, और वो एक्सपेक्टेशन ये है कि ऐसी ज़िंदगी गुजारें कि उनसे दुनिया को और लोगों को फ़ायदा हो। तो मेरी इनको हमेशा यही मेरी ख्वाहिश इनके बारे में रही है कि ये भी किसी न किसी हवाले से सोसाइटी में, कम्युनिटी में, मुल्क में कोई इजाफा करें। एक तो ये है। दूसरा ये है कि अल्लाह से ताल्लुक़ बड़ा अहम है, क्योंकि जिसका अल्लाह से ताल्लुक़ है उसको किसी सिफारिश, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ये चीज़ इसमें आए, इनमें सब में आए। तीसरा ये है कि कुछ उसने भी इशारा किया उस तरफ कि आप जितना देते हैं अल्लाह आपको और नवाजता है। तो मेरे ख्याल में कि हम भी एक कंडुइट हैं, यानी कि ना तो पैसा, ना कोई दौलत, ना कोई चीज़ हमारी अपनी होती है, बस एक तरफ से आ रही है, निकलने दें, फिर वापस भी आएगी। फ्लो दुनिया का इसी तरह चलता है। तो ये 3-4 मेरी चीज़ें मैं समझता हूँ कि अगर ये सीखें और ये अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें तो शायद इनको फ़ायदा होगा। आपके अपने गोल्स क्या है? क्या बाबा के फुटप्रिंट्स फॉलो करेंगे या अपना रास्ता बनाएंगे? मेरे लिए मेरा ख्याल है अभी रास्ता मेरा क्लियर नहीं हुआ, लेकिन बाबा ने वही सिखाया, कुछ वैल्यूज़ हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं मैं अपहोल्ड करूं, लेकिन एट द सेम टाइम जो मैं ज़िंदगी में करना चाहता हूं, जो इंजीनियरिंग है या कुछ भी मैं आगे करना चाहता हूं, वो मैं अपने तौर पे कर सकूं। तो मेरा ख्याल है कि दोनों चीज़ें जो हैं ये एक टाइम पे हो सकती हैं, और वही एक्सपेक्टेशंस बाबा ने हमेशा से रखी है। ये एक जनरेशन गैप है कि आप जब इस एज में थे तो आपकी बड़ी फॉरवर्ड थिंकिंग थी, जबकि वो अभी कुछ और डायरेक्शन में सोच रहे हैं।
मैं समझता हूँ कि हम लोग उस वक्त नाइफ थे, हम लोग दुनिया का बड़ा सिंपल व्यू लेते थे। हमारे बच्चे ये बड़े अवेयर हैं, इनको पता है कि इस वक्त जो प्लान किया जाता है वो प्लान चेंज होता है। ये हमसे बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं दुनिया की, जो चैलेंजेस हैं। हमारा तो ख्याल था कि ज़िंदगी बड़ी सिंपल है। पहले सोचा कि जी इंजीनियरिंग करेंगे तो बस किसी जगह नौकरी करेंगे, फिर हमने कहा चलो जी मुकाबले का इम्तिहान देते हैं, अब सारी ज़िंदगी यही करेंगे। प्लान जो था वो तो हर कुछ साल बाद बदलता गया, तो उस प्लान की कोई वैल्यू नहीं थी। मेरे ख्याल में ये बेहतर अप्रोच है, मैं समझता हूँ, और ये हमारी जनरेशन को इनसे सीखना चाहिए कि वैल्यूज़ फिक्स्ड होनी चाहिए और प्लान्स चेंज भी हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। फिर एडवेंचर का मज़ा भी आता है, आप दुनिया एक्सप्लोर भी करते हैं, ज़िंदगी का भी एक्सप्लोर करते हैं, ऑप्शंस ओपन रखें। और मैं आपको एक और बात बताऊँ कि मैं जब अपने बच्चों से और इनकी उम्र के बाकी जो यंगस्टर्स हैं उनसे एंगेज करता हूँ तो मैं समझता हूँ कि हम तो डार्क एजेस में रहते थे, ये इतने अवेयर हैं। इनसे बात आप दुनिया के किसी टॉपिक पे करने या आपको व्यू देते हैं। हम तो उस वक्त ना इंटरनेट का एज था उस वक्त, ना कोई और कनेक्टिविटी थी। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, हमसे बहुत बेहतर जनरेशन है। पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह ये बड़ी अच्छी जनरेशन साबित होगी। हसान खावर से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। आपके लिए ये एक कम्प्लीमेंट है कि अब तक पंजाब में जितने भी मशीरे इत्तलाआत आए हैं आप उन सब से ज़्यादा पढ़े लिखे, और ये ओहदा खासा चैलेंजिंग भी है। गुज़श्ता हुकूमतों की नाक़िस कारकर्दगी दिखाने के साथ साथ क्या मौजूदा हुकूमत की अच्छी कारकर्दगी सामने लाने की भी कोई स्ट्रेटजी है? बिल्कुल है। देखिए, अवाम को 3 तरह के मैसेज देने पड़ते हैं और देने चाहिए। एक मैसेज ये है जो सियासी है, सियासत के क्या रंग हैं और कैसे सियासत जो है अवाम की ज़िंदगी को मुतासर करती है। कंपैरिजन भी ज़रूरी, क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं उसको पीछे से बेहतर भी होना चाहिए, मुख्तलिफ भी होना चाहिए, और ये अवाम को पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कैसे बाकी हुकूमतों से बेहतर है। मैं समझता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम आवाम को बताएं कि महंगाई क्यों है और इसको दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट का जो कंपैशनेट एंगल है उसको भी सामने लाना है, उनको बताना है कि हुकूमत उनके साथ खड़ी है और हुकूमत को इस बात का एहसास है कि उनकी क्या मुश्किलात हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, मसलन हम हुकूमत पंजाब ने 360 अरब का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज दिया। ये बड़ा आसान था तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए कि वो 360 अरब जो है कोई 2 से 3 मनसूबे लाहौर के सेंटर में बनाकर उसमें झोंक देते और सारा दिन हम वहाँ पे तस्वीरें खिंचवाते। उस 360 अरब को पूरे पंजाब में तकसीम करना मुश्किल काम था। उसमें जाहिर है कि छोटे बड़े प्रोजेक्ट हर तरह के होंगे, उसमें हर ज़िला हर तहसील अपनी ज़रूरत के हिसाब से तरक्याती स्कीमें बनाएगा। ये है वो तरीका जो आपको 11-12 करोड़ लोगों के सूबे के लिए चाहिए। लेकिन हमारे जो पेश रौ थे, अगर उन्होंने ये रविश सेट कर दी कि 27 किलोमीटर पर एक ट्रेन बनाकर तस्वीरें खिंचवाओ, तो लोगों को उस माइंड सेट से निकालना पड़ेगा। क्योंकि पंजाब सिर्फ लाहौर का नाम नहीं है, लाहौर पंजाब का दिल है, लेकिन दिल तो दिल होता है, दिल के साथ जिस्म भी ज़रूरी है। इसी तरह पंजाब की जो सियासत है वो हमेशा तख्ते लाहौर की नज़र रही और ये कहा जाता था कि जो जिसका लाहौर है उसका पंजाब है। ये माइंड सेट भी मैं समझता हूँ कि पंजाब के लिए और पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है। उसकी वजह यह है कि पंजाब बहुत बड़ा सूबा है और मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो जनूबी पंजाब के लिए किया, ना आज से पहले कभी हुआ, ना कोई और कर सकता था। मुखालफिन का ये कहना है कि आप भी उस्मान बुज़दार साहब का इंतखाब नहीं है बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान का है। अगर मैं वज़ीर आज़म साहब का इंतखाब हूँ तो मेरे लिए तो बाइसे फ़ख्र है, लेकिन बात यह है कि मेरा तो इंटरव्यू वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने किया। मेरा कोई इंटरव्यू इस्लामाबाद में नहीं हुआ, ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ। मेरा कोई इंटरव्यू वज़ीर आज़म साहब के साथ नहीं हुआ, एक ही इंटरव्यू हुआ। उसी के बाद मुझे उन्हीं की तरफ से ये ऑफ़र की गई। मैं तमाम डायरेक्शंस भी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से लेता हूँ, सारे फ़ैसले हुकूमत पंजाब के लेवल पे होते हैं। तो मुझे तो आज तक ना कोई फ़ोन आया, ना कोई इतला आई, ना कोई हुक्म आया। देखिए, अफसाना साजी जो है वो तो हमारा एक मशगला भी है, लेकिन हकीकत कई दफ़ा इतनी दिलचस्प नहीं होती। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन ख़ुसूसी से हमेशा यही तवक्को की जाती रही है कि पंजाब से नून लीग की छाप ख़त्म की जा सके ताकि आइंदा इलेक्शन में नून लीग का वोट बैंक कम किया जा सके। तो इस हवाले से आपकी क्या कोई ख़ास हिकमत अमली है? देखिए, पंजाब से मेरे ख्याल में नून लीग की छाप ख़त्म हो चुकी है। और दूसरी बात यह है कि पंजाब में ज़ाहिर है कि नून लीग से भी मुकाबला है, लेकिन तहरीक इंसाफ इस वक्त वाहिद कौमी जमात है, नून लीग अब पंजाब की जमात है। तो मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ नून लीग से है। एक वाहिद कौमी जमात है जिसकी हर सूबे के अंदर रिप्रेजेंटेशन है। पंजाब के अवाम ने यह देख लिया है, अवामी लीडर जब सामने आते हैं तो अवाम का ख्याल होता है, किसी एक तबके का, किसी एक शहर का ख्याल नहीं होता। जो नून लीग के दौर में किए गए, आज वही ठेके बावजूद महंगाई के आधी कीमत पे हो रहे हैं।
हैं। लोगों ने ये देख लिया कि वो जो ठेकेदार मॉडल था कि आप अरबों रुपया सरकार के हेल्थ फैसिलिटीज़ में डालें, उसका नतीजा कोई नहीं निकला। लेकिन अगर आवाम के हाथ में पैसे दिए जाएँ कि वो प्राइवेट हस्पतालों में जाकर अपना इलाज कराएं जहाँ से अमीर आदमी कराता है, तो ये मॉडल है जो चलने वाला है। आवाम को ये नज़र आ रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत वो हुकूमत है जो 21 नई यूनिवर्सिटियाँ बना रही है। उनको ये पता है कि ये वो हुकूमत है जो नए हस्पताल बना रही है। उनको ये पता है कि ये वो हुकूमत है जो आपके हर शोबे में तरक्याती बजट डाल रही है। पुरानी हुकूमत में कि जब आप एक मेगा प्रोजेक्ट करते थे तो वो हर जगह से रिसोर्सेज को खींच लेती थी। हमने ये नहीं किया। जितना काम आप बता रहे हैं अगर उसको मान लिया जाए तो फिर इतनी ज़्यादा तनकीद क्यों हो रही है आपकी हुकूमत पर? 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो हमें पे दर पे 4 क्राइसिस का सामना करना पड़ा। उसमें से 3 क्राइसिस से हम बड़ी अच्छी तरह निपट चुके हैं और चौथे से निपट रहे हैं। पहला क्राइसिस था मैन मेड क्राइसिस। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत करंट अकाउंट डेफिसिट का अंबार छोड़ के गई थी। IMF से नेगोशिएशन मुश्किल थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत उससे निकली। दूसरा क्राइसिस जो हमारे ऊपर था, जो कई सालों से चल रहा था और वो बढ़ते बढ़ते हमारे ग्रे लिस्टिंग के अंदर FATF में आया। 27 एक्शन हैं जो पाकिस्तान ने लेने हैं, उसमें से अभी पता नहीं 4 पे काम हुआ है कि 5 में काम हुआ है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 27 में से 26 चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं, ये रिकॉर्ड पे हैं। एक पॉइंट रह चुका है, वो भी जैसे ही रिजॉल्व होगा पाकिस्तान इंशाल्लाह ग्रे लिस्टिंग से निकल आएगा। ब्लैक लिस्ट का ख़तरा टल चुका, ये बहुत बड़ा ख़तरा था। तीसरा क्राइसिस आया कोविड। 100 साल में एक दफ़ा लोगों की सोच से बाहर ये क्राइसिस था। पाकिस्तान ने 2 फ्रंट पर मुकाबला किया। उनको हेल्थ केयर सर्विसेज देनी थी और वैक्सीनेशन उसके बाद करनी थी जब वैक्सीनेशन आई, और दूसरी तरफ इकोनॉमी का पहिया चलाना था। जो हमारे लिए चॉइस थी वो बड़ी मुश्किल थी, लाइव्स या लाइवलीहुड्स। हमारा जो NCOC मॉडल था पूरी दुनिया में उसकी तारीफ की गई। और चौथा क्राइसिस अब आया महंगाई की आलमी लहर, और इसका मुकाबला भी हम कर रहे हैं कई तरीके से। ये जो रिलीफ पैकेज, ये तो महज कोई 94 रुपए या 194 रुपए एक आदमी को मिलेंगे, तो ये तो बहुत थोड़े नहीं है। पहली चीज़ ये है कि इस पैकेज का स्केल क्या है, और हर शख्स के लिए जो दूसरी बात आपने की कि इसका बेनिफिट क्या है। इसकी कैलकुलेशन इस बुनियाद पे की गई कि एक औसत जो हमारी फैमिली ख़ानदान है वो कितने की ग्रॉसरी लेता है, उसमें से आटा, दाल और घी का कितना बिल है, और उसमें करीबन 30% की उनको रिलीफ दी जाए। 53% आबादी के लिए ये पैकेज है। इस स्केल के ऊपर अगर आपने लोगों को जो 3 एसेंशियल आइटम है उस पर 30% की रिलीफ दे दी, तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में ये एक बहुत इनकलाबी कदम है। और ये आखिरी कदम नहीं है, यहाँ से तो सफ़र का आगाज़ हो रहा है। हम और भी कई जगह के ऊपर ये रिलीफ दे रहे हैं। पेट्रोल की कीमत जैसे जैसे आलमी मंडी में बढ़ रही है वैसे वैसे हम अपने टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू में हिट ले रहे हैं ताकि कम से कम उसका असर जो है आवाम तक पहुंचे। मजीद भी इस पैकेज में चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, तो यहाँ से तो शुरू हो रहा है। हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि मुस्तकबिल की नस्लों का सौदा किए बगैर मैक्सिमम आसानी आवाम को दी जाए। शहबाज गिल ने भी पंजाब से ही अपनी इनिंग्स का आगाज़ किया। आपकी पेस को देखते हुए अब आपको भी पढ़ा लिखा शहबाज गिल कहते हैं, तो क्या आप इसे अपने लिए कम्प्लीमेंट समझते हैं? शहबाज गिल साहब की बड़ी स्ट्रेंथ्स हैं। शहबाज गिल साहब जब मैदान जंग में खड़े होते हैं तो अकेले भी काफ़ी होते हैं। तो जाहिर है कि अगर लोग समझते हैं कि को मुमासलत में उनसे रखता हूँ तो बड़ी अच्छी बात है, कॉम्प्लीमेंट है इसमें। आपने आते ही मीडिया में अपनी जगह बना ली थी, तो क्या पहले से प्लानिंग थी, क्या पहले से होमवर्क कर रहे थे? मीडिया के दोस्तों ने जिस तरह वालिहाना इस्तकबाल किया, जो मोहब्बत दी, जितनी जगह दी, मैं ओवरवेल्म हो गया। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ये बहुत बाइस इज़्ज़त भी है, बाइस फ़ख्र भी है। बड़े बड़े सहाफ़ियों ने मेरे बारे में बड़े अच्छे ख्यालात का इजहार भी किया। पता नहीं मैं इस काबिल था कि नहीं था, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मोहब्बत मुझे मीडिया से मिली है इसका कोई जवाब नहीं है, और इसका तो सारा क्रेडिट मैं मीडिया के दोस्तों को देता हूँ। नदीम अफजल चंद ने हमारे इस शो में कहा कि PTI हुकूमत में ब्यूरोक्रेटिक असर बहुत ज़्यादा है। ब्यूरोक्रेट्स का रिटायरमेंट के बाद नौकरी की तलाश में रहना इसकी एक वजह है। जब बाबुओं को लीडरशिप का शौक़ हो जाए तो फिर डिलीवर करना मुश्किल हो जाता है। क्या आप उनकी इस बात से इत्तफाक करते हैं? मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की, किसकी तरफ उनका इशारा था, लेकिन हमारे जो देखें सिविल सर्वेंट हैं उनका भी सोचने का एक अंदाज़ होता है। लेकिन बहरहाल उनके पास 30-35 साल का तजुर्बा होता है। दुनिया में रिटायरमेंट एज बढ़ रही है, दुनिया के अंदर लोग अब 80-80 साल तक भी काम कर रहे हैं। मेरे ख़्याल में 60 साल की उम्र में
अपने किसी सिविल सर्वेंट या ब्यूरोक्रेट जिसने 30-35 साल खिदमत की है मुल्क की और अच्छा काम किया है, उसके तजर्बे से ना फ़ायदा उठाना मेरे ख्याल है हमारी कमज़ोरी है। और कोई तरीका होना चाहिए कि जो हमारे अच्छे सिविल सर्वेंट हैं हम उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाएं। लेकिन जो सियासी काम है, जो सियासी सूझबूझ है, वो बहरहाल एक अलग चीज़ है। तो मैं नहीं समझता कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट है सिर्फ तो वो क्वालिफाई करता है किसी सियासी पोजीशन के लिए। लेकिन बहरहाल हमें कोई तरीका चाहिए उनके इल्म को, उनके तजर्बे को चैनलाइज करने के लिए, वो एक और बात है। आप क्या समझते हैं कि सियासतदान जो इलेक्शन लड़कर असम्बलियों में आते हैं वो टेक्नोक्रेट्स की निस्बत कम फहम व फरासत के हामिल होते हैं? मैं समझता हूँ कि सियासतदान की समझ बूझ माशरे के बाकी तबकों से ज़्यादा होती है। उसकी वजह यह है कि अवाम की नब्ज़ पे उसका हाथ होता है। उसको ये पता होता है कि अवाम के लिए क्या चीज़ अहम है। उसको ये पता होता है कि मैंने क्या डिलीवर करना है अवाम को तो मैं इनका दिल जीत सकता हूँ। ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट प्रोसेस के मास्टर होते हैं। प्रोसेस सेकेंडरी चीज़ है। ये पता होना बड़ा ज़रूरी है कि हमारी मंजिल कहाँ है। तो मैं समझता हूँ कि सियासतदान इसमें ऊपर आते हैं। टेक्नोक्रेट मेक इट पॉसिबल। हरबंसपुरा में अखबार एडिटर और सीनियर सहाफ़ी कुदरतुल्लाह की वफ़ात पर उनके बेटे से ताज़ियत करने आए। मुखालफिन का ये कहना है कि पीटीआई हुकूमत पॉलिसी साजी में और इम्प्लीमेंटेशन के मामले में फॉरेन क्वालिफाइड और महंगे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को प्रेफर करती है और दूसरी तरफ हुकूमत कौमी निसाब की बात भी करती है। तो क्या ये दोहरा मेयार नहीं है? मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई प्रेफरेंस वाज़े है किसी भी हुकूमत में, हमारी में या पंजाब में या केपी में या वफाक में, जहाँ हम कहते हैं कि हमने सिर्फ फॉरेन क्वालिफाइड बंदा रखना है, लोकली क्वालिफाइड नहीं रखना। हमारी अपनी यूनिवर्सिटियाँ बड़ी अच्छी हैं, हमारे लोग बड़े तजर्बाकार हैं। हमारा प्रिंसिपल है बेस्ट मैन फॉर द जॉब। अगर एक काम हमने लेना है, उसका स्किल सेट अगर मुल्क में अवेलेबल है तो हम वो यूज़ करेंगे। अगर नहीं अवेलेबल तो हमने शाये नहीं करना, हमें दुनिया से जहाँ भी वो कॉम्पिटेंस मिले हमने अपने मुल्क में लेके आना है, इम्प्लीमेंट करनी है। अदरवाइज़ कोई बायस नहीं है कि फ़ॉरेन हो, लोकल हो, बेस्ट मैन फॉर द जॉब का असूल सामने रखें, आपको हर फैसले की वजह समझ आ जाए। लाहौर प्रेस क्लब आए और सहाफ़ियों से मुलाकात की। हसन साहब ये बताएं कि पीटीआई सहाफ़ियों की बहबूद और बहाली के लिए क्या कर रही है, बिलखुसूस उन सहाफ़ियों के लिए जिनका रोज़गार कोरोना की वजह से मुतासर हुआ है? देखिए, कोरोना के लिए तो आपको पता है कि हमने पूरा पैकेज दिया था और उसमें कारोबारी अफराद के लिए भी था, आम लोगों के लिए भी था, सहाफ़ी भी उसका पार्ट थे। हमारी जो भी स्कीमें हैं, हमारी कोशिश ये है कि सहाफ़ियों को उनकी एक्सेस प्रायोरिटी बेसिस पे हो। अगर सेहत कार्ड बन रहे हैं तो सहाफ़ियों के पहले बने। दूसरा ये है कि ज़ाती तौर पर पंजाब में मेरा जो हमारी बरादरी है, सहाफ़ी बरादरी, उनसे रब्ता है। लाहौर प्रेस क्लब में आज हम बैठे हैं और यहाँ पर मेरा काफ़ी आना जाना भी है और इनके जो मसाइल हैं वो हम रोज़मर्रा की बुनियाद पर इनसे बातचीत हो रही है और वज़ीर आला से भी उनके नोटिस में है। वो खुद कहते हैं कि भाई इनके मसाइल आप हल करें और हम प्रायोरिटी भी वो चीज़ों को जो भी इनके मसाइल हैं उनका हम हल करें। पीटीआई हुकूमत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बिलखुसूस यूट्यूबर्स पर खासा फोकस रखती है। आपकी भी जो खासी तवज्जो है, क्या ये आपकी हुकूमत की कोई ख़ास स्ट्रेटजी है मेन स्ट्रीम मीडिया को काउंटर करने के लिए? नहीं, जो डिजिटल मीडिया है ये 21वीं सदी का फिनोमेना है। आज के जो डिसीजन मेकर्स हैं, हम सारे लोग, हम 20वीं सदी की पैदाइश हैं और जो हुकूमती मशीनरी है ये आज भी 19वीं सदी में चल रही है। अब हमने 21वीं सदी की तरफ चलना है। कहना ये चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही सिर्फ वो हुकूमत है जो इस 21वीं सदी के फिनोमेना की अहमियत समझती है, उसे एम्ब्रेस करती है, उसे प्रमोट करना चाहती है, क्योंकि बैलेंस इज शिफ्टिंग, पावर इज शिफ्टिंग। ये वो लोग हैं जिनकी वीडियोज़ देख के हमारी नई जनरेशन सोचती है, खाती है, मीडिया का यूज़ करती है, कपड़े पहनती है। तो अगर हमने सोसाइटी से एंगेज करना है, अगर हमने यंग जनरेशन से एंगेज करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है, इनको हमने मिला के अपने साथ काम करना है।
लांच क्लब GOR में वाक़ अपने दफ्तर आए, जहां मेंबर पंजाब असम्बली सादिया सुहेल और तलत नकवी खसूसी मुलाकात के लिए आईं। पंजाब हुकूमत ने जो 1 लाख सरकारी भर्तियों की इजाज़त दी है, ये सरकारी भर्तियां हैं या सियासी भर्तियां? सरकारी, मेरिट पर, शफाफ तरीके से, पॉलिसी के मुताबिक। सियासी भर्तियों पर अगर हम यकीन रखते होते तो बहुत पहले ये बात शुरू हो चुकी होती। कोई कोटा सिस्टम नहीं होगा, ये उस तरह से नहीं मिलेंगी कि एक आपने MPA को या MNA को सीटें दे दी कि अपने बंदे भर्ती करो। अखबार इश्तिहार होगा और मेरिट बनेगा। और मेरिट हमारा क्या है? हमारा मेरिट सिर्फ तालीम और तजर्बा है, सियासी वाबस्तगी नहीं। सिर्फ उन लोगों के लिए खुशखबरी नहीं है भट्टी साहब जो नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, उनको तो रोज़गार मिलेगा, लेकिन आवाम जो डिपार्टमेंट्स के चक्कर लगाती है और वहाँ पर स्टाफ ना होने के बायस मुश्किलात उठाती है, ये उनके लिए भी खुशखबरी है। क्योंकि जब आपके डिपार्टमेंट्स फुली स्टाफ्ड होंगे, उनकी सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी, आवाम को सहूलत होगी, उनको इंतज़ार की जहमत नहीं करनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में ये विन विन प्रोपोजिशन है, तोहफ़ा है आवाम के लिए भी, जो लोग रोज़गार चाहते हैं उनके लिए भी, मुल्क के लिए भी। लोग कहते हैं कि ये इलेक्शन की तैयारी हो रही है। 2 साल पहले इलेक्शन से काम बंद तो नहीं किया जा सकता। हम तो 5 साल से काम कर रहे हैं, आखिरी 2 साल में जो भी करेंगे तो लोग यही कहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना मिशन छोड़ दें, काम छोड़ दें, आवाम की खिदमत छोड़ दें, ये हो नहीं सकता। शहबाज शरीफ के दौर में डेंगू के ख़िलाफ़ जिस तरह काम किया गया, जिस तरह आगही की कैंपेन चलाई गई, मौजूदा हुकूमत इस मैदान में उतनी फ़ाल नज़र क्यों नहीं आती? डेंगू तो एक ऐसा वायरस है जो मौसमी है, दुनिया के कई ममालिक में है। जो क्राइसिस 100 साल में एक दफ़ा आया, उसका मुकाबला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने किया। तो इतना तो यकीन रखें कि डेंगू जो है वो भी किस खेत की मूली है। हुआ ये है कि लोगों का ये ख्याल है कि हर साल डेंगू कम होता जाता है और पहले से बढ़ नहीं सकता। अगर ये सच होता तो आज थाईलैंड में डेंगू का नामो निशान ना होता, आज श्रीलंका में डेंगू का नामो निशान ना होता। दुनिया के कई मुल्कों में जो हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, कैपेबल हैं, ये एग्जिस्ट करता है। इसके मौसमी पैटर्न्स होते हैं। लेकिन दूसरी बात ये है कि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो बदली भी है। अब हम केस रिस्पॉन्स पे चलते हैं, हम IRS पे चलते हैं, घरों के अंदर जाके चेकिंग करते हैं। अस्पतालों के अंदर जो हमारी हिकमत अमली है वो सबके सामने है कि हमने एक नया डेंगू फील्ड अस्पताल बनाया और उनके बेड मुख्तस किए। तो डेंगू इस साल बिल्कुल ज़्यादा है, इसकी कई वजूहात हैं, लेकिन हुकूमत उसका डट के मुकाबला कर रही है। मेरा काम है कि अब मीडिया से भी डट के मुकाबला करूँ, उनको बताऊँ कि आप डेंगू की ऐनक उतार के अब कोरोना की ऐनक पहने। जब आप ये देखेंगे तो आपको ये भी क्रेडिबिलिटी और यकीन आएगा कि हम डेंगू का मुकाबला कैसे कर रहे हैं। आप वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार के काफ़ी करीब हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब इंटरव्यूज़ क्यों नहीं देते, जबकि इमरान खान साहब भी ये चाहते हैं अपने कामों की प्रोजेक्शन भी किया करें। एक तो मैं बड़ा बुनियादी आपको फ़र्क बता दूं कि हम लोग फ़ोटोशूट गवर्नेंस में यकीन नहीं रखते, काम में यकीन रखते हैं। काम की कवरेज बाद में आती, और हमारा काम ही हमारा इंटरव्यू है, हमारा काम ही हमारा फ़ोटोशूट है, हमारा काम ही हमारा TV प्रोग्राम और TV का इश्तिहार है। दूसरी बात यह है कि सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब ने जब भी मीडिया से इंटरेक्शन किया है, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोग उनको पसंद करते हैं। वो बड़े बरजस्ता जवाब देते हैं लोगों को, और बड़ी अच्छी उनकी कम्युनिकेशन है, और उनकी एक पूरी मीडिया स्ट्रेटजी अब हम बना रहे हैं। और रिक्वेस्ट भी करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज आप लोगों से करें, क्योंकि मीडिया मिलने का ख्वाहिशमंद होता है। ये उनकी दरख्वास्त और उनकी ख्वाहिश हमारे सर आँखों पे है, तो मीडिया की दरख्वास्त को हम नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। तो बिल्कुल चीफ मिनिस्टर साहब आप लोगों से मिलेंगे और ज़्यादा मिलेंगे इंशाल्लाह। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार के बारे में कोई ऐसी बात बताएं दिलचस्प जो सिर्फ करीबी लोग ही जानते हो। मैं एक बात उनके बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं इस नौकरी में हूँ तो लोग समझेंगे कि शायद कोई बायस है। मैंने ज़िंदगी में बहुत जगह पे काम किया, पाकिस्तान से बाहर भी काम किया, पाकिस्तान में भी काम किया। मैं समझता हूँ कि मेरे जो बेहतरीन बॉस रहे हैं वो सरदार साहब हैं, और उसकी वजह यह है कि वो आपको कंफर्टेबल करते हैं, वो लोगों की इज़्ज़त करने वाले हैं, उनमें ह्यूमिलिटी भी है, क्लैरिटी भी है। तो उनके साथ जब आप काम करते हैं आप बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं, उनसे बात खुल के कर सकते हैं। पावर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं वो रखते, वो आपकी बात सुनना चाहते हैं, आप उनसे अपने ख्याल का इजहार कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। एक कॉन्सेप्ट है अमेरिकन मॉडल ऑफ मैनेजमेंट, उसको कहते हैं लेवल 5 लीडरशिप। ये देखा कि दुनिया में जो वो कंपनीज कौन सी हैं जिन्होंने हिस्टोरिकली ओवर परफॉर्म किया 70-80 साल के अरसे में स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स। फिर उसने ये देखा कि वहाँ के जो CEOs थे उनमें क्या कदर मुश्तरक थी, और उसने ये कहा कि जो कामयाब CEOs हैं वो फ्रंट पे आकर तस्वीरें नहीं खिंचवाते, एग्रेसिव नहीं होते। उसने कॉन्सेप्ट दिया लेवल 5 लीडरशिप। वो लोग जो हम्बल हैं, जो सुनते ज़्यादा हैं, बात कम करते हैं, उसको इंटरनलाइज करते हैं, उसको आगे लेके चलते हैं, लोगों को इज़्ज़त देते हैं, वो लीडरशिप थी जो उन कंपनियों को आगे लेके गई। मैं समझता हूँ सरदार उस्मान साहब
लेवल 5 लीडरशिप की बेहतरीन एग्जांपल है। लेकिन हमने तो दिलचस्प बात पूछनी है। तो मेरे ख्याल में तो ये बड़ी दिलचस्प बात है। अब इसमें आपकी दिलचस्पी हमें पैदा करनी पड़ेगी। देखिए, एक तो मैं ज़रा थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर दे दूँ, एक डिस्क्लेमर आपको दे दूँ कि मुझे तो अभी इधर आए 1 माह हुआ है, और 1 माह के अंदर मैंने तो आपको ये बताया कि मैंने तो ये देखा कि एक तो वो लोगों को एटीज़ करते हैं, दूसरा ये है कि वो जो मुझे एहसास होता है वो चेहरा शनास आदमी है, उनको अंदाज़ा हो जाता है लोगों के बारे में कि ये कितने पानी में है। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी क्वालिटी है। जितना मैंने उनको जाना है मेरे दिल में उनकी कदर उतनी बड़ी है। वज़ीर आला ऑफिस 8 क्लब के लॉन में हसन खावर से हल्की फुल्की गपशप भी हुई। अब थोड़े हल्के फुल्के सवाल हो जाए। आप खुश शक्ल होने के साथ साथ कामयाब प्रोफेशनल भी हैं, तो कभी ना कभी जिंदगी में हुस्न की गलियों से गुजर तो हुआ होगा। ज़िंदगी की हर गली से गुजर हुआ है जी। हुस्न से भी गुजर हुआ है और ह्यूमैनिटी से भी गुजर हुआ है, कंपैशन से भी गुजर हुआ है। जाहिर है जब इंसान ज़िंदगी के इतने बरस गुजार लेता है तो हर किस्म का एक्सपीरियंस होता है। लेकिन मैं सोच रहा था, गैर सियासी जगहों पे आपने सियासी सवाल किए और सियासी जगहों पे आपने गैर सियासी सवाल किए। कभी किसी को ख़त लिखे हों, किताबों में फूल रखे हों, कभी रंगे हाथों पकड़े गए हों। देखिए, बात ये है कि अब हम ख़तों और फूलों वाली जनरेशन तो 60s और 70s में गुजर गई जी। तो हमारे ज़माने में तो ये नहीं था, फ़ोन होते थे, फ़ोन की बड़ी अहमियत होती थी, घर में एक फ़ोन होता था और जब हम जवान हो रहे थे तो हर एक की नज़र उसी फ़ोन के ऊपर होती थी, ये कब बजना है। आजकल के बच्चे रिलेट नहीं कर सकते, हर एक के पास मोबाइल फ़ोन है। शादी कैसे हुई? शादी हो गई मेरी, अब शादी को तकरीबन कोई 20 साल हो गए हैं जी। पसंद से अरेंज मैरिज? मैं ज़िंदगी का कोई काम अरेंज नहीं करता जी। ज़िंदगी का हर काम मैं अपनी मर्ज़ी से करता हूँ। आप खुद राइटर हैं, पढ़ने लिखने का शौक भी होगा? बिल्कुल है। किस किस्म की बुक्स पढ़ते हैं? बचपन से आदत ऐसी पड़ी थी कि जिस चीज़ पे भी हाथ साफ करने का मौका मिले वो पढ़ बैठते हैं। आप ये समझिए कि अगर सामने हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू पढ़ा है या इकोनॉमिस्ट पढ़ा है तो वो भी बड़े शौक से पढ़ लेंगे, और अगर किसी जगह पे आपको करने को कुछ नहीं है और सामने को ख़वातीन का डाइजेस्ट पढ़ा है उर्दू का तो वो भी पढ़ लेंगे। हर चीज़ पढ़ लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी किताबें हैं जो मेरे डेस्क पे आजकल हैं। उसमें से एक किताब तो मैं काफ़ी अर्से से थोड़ी थोड़ी पढ़ रहा हूँ, इंस्पिरेशनल बुक है रॉबिन शर्मा की, द 5 AM क्लब। अभी तक वो ख़त्म नहीं हुई, 80-90% पढ़ चुका हूँ। एनालिटिकल बास किताबें हैं, मैल्कम ग्लैडवेल की किताबें हैं, ब्लिंक और व्हाट द डॉग सॉ मेरी बड़ी फेवरेट उसकी किताबें हैं, वो मैं बड़े शौक से पढ़ता हूँ। सेपियंस मैं समझता हूँ बड़ी कामयाब और बड़ी ज़बरदस्त इंसाइटफुल किताब है। तो कई किस्म की किताबें हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ। 5 AM क्लब की वजह से ही 5 क्लब तक पहुँचे? 5 क्लब पहुँचने के लिए, यानी आपने बड़ी अच्छी तशबीह दी है, ये बड़ा ज़रूरी है। ये इस बात की अहमियत नहीं है कि आप सुबह 5 बजे उठते हैं या 6 बजे उठते हैं, लेकिन जिस जगह पे आप हैं उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपके पीयर्स कर रहे हैं आपने उनसे एक कदम आगे रहना है। जो कामयाब लोग हैं वो जल्दी उठते हैं, अपना काम जल्दी स्टार्ट करते हैं ताकि वो 2 घंटे जो किसी और को अवेलेबल नहीं वो उनकी ज़िंदगी में अवेलेबल हों। तो मेरे ख्याल में ये सिंबॉलिक है। आपको हर जगह कोई ना कोई एक्सेप्शन क्रिएट करनी है, वाओ फैक्टर क्रिएट करना है। यू हैव टू गिव मोर देन पीपल एक्सपेक्ट। ये अगर आप करेंगे तो मेरे ख्याल में कि ज़िंदगी के हर शोबे के 5 क्लब पे आप पहुंच सकते हैं। अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए किन ज़राए का इस्तेमाल करते हैं? सबसे आजकल देखें जो इफ़ेक्टिव तरीका है ना वो है ट्विटर, ना कोई सेंसर, और दिन के अंदर कई दफ़ा न्यूज़ बदल रही है, ट्रेंड्स बदल रहे हैं। अब मैं जिस काम में हूँ उसमें तो सुबह अखबार जब हम पढ़ते हैं तो वो ख़बरें पुरानी हो चुकी होती, क्योंकि साथ साथ ख़बरें आ रही होती हैं। हमारा जाहिर है कि मेरे इस काम में एक निज़ाम है पूरा, साथ साथ ख़बरें आ रही होती हैं, स्क्रीनशॉट्स आ रहे होते हैं, हर चीज़ है। तो मैं तो खैर फुली इन्फॉर्म्ड लम्हा भलमा होता हूँ। कभी फारिग वक्त मिले तो कैसे गुजारते हैं? अब तो फारिग वक्त मिलता नहीं है, लेकिन जब फारिग वक्त मिले तो कोशिश होती है कि या तो दोस्तों के साथ गुजार लिया जाए या कभी कोई नेटफ्लिक्स के ऊपर कोई मूवी या कोई टीवी सीरीज़ देख ली, और सिगार पीने का मैं शौकीन हूँ। तो जब मैं फारिग बैठा होता हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं एक आधा सिगार ज़रूर पीऊँ, वो मैं उससे बड़ा रिलैक्स होता हूँ। म्यूज़िक से लगाव तो होगा, किस किस्म का म्यूज़िक सुनते हैं? पसंदीदा गुलकार कौन से हैं? सो देखें, किताबों की तरह मौसीकी भी मैं हर तरह की सुनता हूँ जो दिल को अच्छी लगे। नए गाने भी सुन लेते हैं, लेकिन उसमें बड़ा वाइड जॉनरास हैं जो मुझे पसंद है। मैं 1960s के बॉलीवुड सॉन्ग्स भी सुनता हूँ, मैं मैडम नूर जहाँ के पंजाबी गाने भी सुन लेता हूँ, टप्पे भी सुन लेता हूँ। मुझे जिप्सी किंग्स भी बहुत पसंद है। मुझे ये जो आपका 60s और 50s का जो सॉफ्ट रॉक था वो भी बड़ा पसंद है। जैज़ सुनने का मुझे बड़ा शौक़ है। फिल्में किस किस्म की देखते हैं? फिल्में जी 2-3 तरह की। एक तो
जिसमें स्टोरी पावरफुल हो। ट्रू स्टोरीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ। इंस्पिरेशनल मूवीज़ देखना मुझे बड़ा पसंद है, और उसके अलावा आर्ट मूवीज़ भी मुझे काफ़ी पसंद है। लेकिन फिर जिसकी रेटिंग अच्छी हो, जो अच्छी लगे, फिर देख ली। बड़ी बड़ी अच्छी भी मूवीज़ रही हैं, क्राइम मूवीज़ भी बड़ी बड़ी अच्छी देखी हुई हैं। तो ये भी काफ़ी बड़ा जॉनर है। पसंदीदा एक्टर्स कौन से? पसंदीदा एक्टर्स, ये आपने मुश्किल सवाल किया। बहुत सारे एक्टर्स पसंद हैं, लेकिन मेरा जो ऑल टाइम फेवरेट वो अल पचिनो। लाहौरी हैं, फूडी भी होंगे, खाने किस किस्म के पसंद करते हैं? अच्छा, ये एक दिलचस्प बात है। जो मेरा ज़ौक़ किताबों में है, जो म्यूज़िक में है, वही किताब शौक़ खाने में भी है। सो देसी खाने का मैं नहायत शौकीन हूँ, चाहे वो बिरयानी हो, चाहे वो पाए हों। लेकिन उसके अलावा जो इंटरनेशनल कुज़ीन है वो भी बड़ी पसंद है। जापानीज़ फूड मुझे बहुत पसंद है, थाई फूड बहुत पसंद है, इटालियन फूड बहुत पसंद है। सो बेसिकली वो जो लाहौरी एपेटाइट है ना, वो है मेरा, और हर चीज़ जो अच्छी लगे वो हम खाते हैं। घूमने फिरने के लिए पसंदीदा जगह कौन सी है? मैंने ट्रैवल बहुत किया है जो दुनिया में। 2 ऐसे बड़े आज़म है जहाँ मैंने अभी तक ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सका और अंटार्कटिका नहीं जा सका, वहाँ भी जाऊँगा। तो ये मेरा एम है। उसके अलावा साउथ अमेरिका मुझे बड़ा अच्छा लगा। कई ममालिक में साउथ अमेरिका के मैं गया। नॉर्थ अमेरिका ज़ाहिर है एक डेवलपमेंट का हब है। ईस्टर्न यूरोप जो है, मैं समझता हूँ वहाँ पे भी बड़ी खूबसूरती और कल्चर है। टर्की बड़ी अच्छी जगह है। ईस्ट मुझे बड़ा पसंद है। मैंने सियोल में काफ़ी टाइम गुजारा, साउथ कोरिया में, वो भी पसंद है। मेरा ख्याल है ये डिफरेंट कलर्स हैं कल्चर के, ह्यूमैनिटी के, मुल्कों के, ये सारे अप्रिशिएट करने चाहिए। हर कलर की एक अपनी खूबसूरती है। अब हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। वज़ीर आज़म इमरान खान को रेट करें आउट ऑफ 10। 10 बीइंग द हाईएस्ट। जी। 10। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को रेट करें आउट ऑफ 10। एज चीफ मिनिस्टर पंजाब 10। इन सियासतदानों को कोई मशवरा दे। फ़याज़ुल हसन चौहान गरजते रहें। डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान चमकती रहें। राजा यासिर हुमायूं डटे रहें। शहबाज शरीफ कोशिश में लगे रहें। मरियम नवाज़ ख्याल करें। बिलावल भुट्टो जरदारी गुजारा करें। परवेज़ रशीद। सोच में पढ़ गया हूँ। इज़्ज़त करता हूँ मैं परवेज़ साहब की, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो बड़े नज़रियाती किस्म के वर्कर हैं। उनके लिए मशवरा होना चाहिए कि जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। शहरी रहमान बड़ी डायनामिक खातून है। कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क, बट कीप ऑन डूइंग फॉर द पीपल हु रियली डिज़र्व इट। हिना परवेज़ भट्ट। डेटा और लॉजिक का इस्तेमाल करें। वन वर्ड फॉर अलीम खान। एंटरप्राइजिंग। मरियम औरंगज़ेब। वोकल। हसन मुर्जा। लफ्ज़ का इंतखाब नहीं कर पा रहा। पास। उस्मान बुज़दार। नोबल। शहबाज गिल। फ्रंट फुट प्लेयर। फवाद चौधरी। ब्रेव। चौधरी सरवर। पैट्रोनाइजिंग एंड एलिगेंट। परवेज़ इलाई। काम एंड वाइज। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी यादें लेके जा रहे हैं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। आप लोगों का आना, पूरा दिन गुजारना, मैं समझता हूँ मेरे लिए बाइस इज़्ज़त है। और जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि आपकी शख्सियत ऐसी है कि इंसान का बात करने का दिल करता है, और बहुत सारी बातें उमड़ती हैं निकलने के लिए मैंने अपने आप को बहुत रोका है। शुक्रिया।